हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि दी माफियाज डॉक्टर बनी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आइए। तो फाइनली मैं आपके साथ उसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ रही हूँ। अब आप लोगों ने इसको बुलवाया है तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी पसंद आई है एंड मैं इसको कंप्लीट करूँ। वैसे भी शायद ये इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी या फिर इसी के साथ मैं आज दो एफ शेयर कर रही हूँ तो मैं 1 आवर का एफ शेयर नहीं कर सकती। ये एफ शायद 30 या 35 मिनट का होगा तो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी एफ छोटे पार्ट्स में ही मैंने अपलोड किए थे पहले भी, इसलिए अभी मैं इसके छोटे पार्ट्स में अपलोड करूँगी। आई नो छोटे पार्ट्स पर व्यूज़ भी नहीं आते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए आपकी स्टोरी माफिया डॉक्टर बनी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, तो एक मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देती हूँ कि स्टोरी लाइन क्या थी और क्या क्या हुआ था, ताकि आप स्टोरी से जुड़ा हुआ फील करें, आपको ऐसा लगे कि आप भूल चुके हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम 3K के बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो होते ही नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब भी पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी लाइन हमारी थी कि विंग का एक छोटा भाई था, जियांगचेंग, एंड लेन वांगजी का भी एक छोटा भाई था, लेंशिचेन। विंग जो है माफियाओं से नफरत करता था, अल्फाओं से नफरत करता था। वो इस लाइफ में कभी शादी ना तो करना चाहता था और ना ही अपने भाई को करवाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर कहें कि फॉर्चुनेटली जियांगचेंग किसी के प्यार में पड़ गया, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लेनवांग जी का छोटा भाई था, जो कि पूरे एक फियर्ड माफिया था। वो सिर्फ प्यार में नहीं पड़ा बल्कि वो उसके लिए विंग को छोड़कर भी चला गया था, क्योंकि चेंग प्रेग्नेंट हो चुका था और एक प्रेग्नेंट ओमेगा अपने अल्फा से दूर नहीं रह पाता है। उसे इस हालत में अपने अल्फा की ज़रूरत होती है। इसीलिए जियांगचेंग लेनमेंशन चला गया था, लेकिन वहाँ पर वो उदास रहता था क्योंकि उसे गिल्ट होता था कि विंग ने उसे बचपन से एक पिता की तरह पाला है और उसने विंग को छोड़ दिया। तो इसीलिए वो उदास रहने लगा था। वो उदास रहता था तो उसका मेट, उसका अल्फा उदास रहा करता था। उसका अल्फा उदास रहता था तो उसका अल्फा का जो भाई है उसे भी अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन लेनवांग जी ने पूछा लेनशेन से कि आखिर लेनशेन उदास क्यों है। तो लेनशेन ने सारा मामला लेनवांग जी को बताया। इसीलिए लेनवांग जो है वो विंग से मिलने गया ताकि वो विंग जो है वो जियांगचेंग से बात करे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा था, उसकी जो इंटेंशन थी, जो कि वो डरा धमका के कैसे भी विंग को वहाँ जियांगचेंग से बात करवाना चाहता था, वो इंटेंशन पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि वो विंग की खूबसूरती, विंग की स्पिरिट में इतना खो गया था कि वो विंग से प्यार करने लगा था पहली नज़र में ही। इसीलिए वो जब वो विंग से मिला, उसने विंग के नेचर के बारे में जाना, तो उसे पता चल गया था कि ये जो ओमेगा है वो नॉर्मल ओमेगा नहीं है। अगर कोई और होता तो वांग जी शादी करने के लिए मरा जा रहा होता, लेकिन विंग तो वांग जी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसलिए वांग जी को एक खेल खेलना पड़ा। उसने विंग को धमकी दी कि अगर उसने वांग जी शादी नहीं की तो वो चेंग के साथ कुछ भी कर सकता है। चेंग उसके घर में है एंड अगर वो चाहेगा तो उसका भाई भी चेंग के साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये अब विंग के ऊपर है। अगर वो लेनमेंशन में रहेगा तो वो चेंग का भी ख्याल रख पाएगा, सारे ध्यान रख पाएगा कि उसे कुछ होना। तो ना चाहते हुए विंग को वांग से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन विंग एक जिद्दी था। वांग जी को लगा था कि शादी के बाद विंग का दिल चेंज हो जाएगा, लेकिन विंग का दिल चेंज नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी नफरत वांग जी के लिए बढ़ती ही जा रही थी। इसी नफरत में जो है कहीं ना कहीं उन दोनों के कुछ मोमेंट्स भी चल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, एक दूसरे के बारे में समझ रहे थे, तो उनका रिश्ता भी चल रहा था। लेकिन वांग जी ने विंग को जैसे कैद कर रखा था, क्योंकि जिस दिन से उनकी शादी हुई थी वो उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि अभी जो है वांग जी की राइवलरी चल रही थी एंड कुछ जो दुश्मन हैं वो वांग जी पर हमला करने का बस मौका ढूंढ रहे थे। इसीलिए जियांगचेंग और विंग को अंदर रखा गया था ताकि कोई उन पर हमला ना करे। लेकिन विंग एक डॉक्टर है एंड डॉक्टर को ज़्यादा दिन तक बंद नहीं जा सकता है, फिर डॉक्टर को घर पर नहीं रखा जा सकता। उसका फ़र्ज़ है, उसकी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। विंग उसको अपना फ़र्ज़ ही मानता है, जिम्मेदारी मानता है। विंग उसे बस अपना प्रोफेशन, अपना जॉब नहीं मानता है, वो अपनी जिम्मेदारी मानता है किसी भी इंसान की लाइफ को बचाने
को, इसीलिए उस दिन वो वांग से लड़कर ही बाहर चला गया था। जब वो बाहर गया तो उसे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन उसी वक्त वांग जी ने उसे बचा लिया था। लेकिन इस बचाने के चक्कर में वांग जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था, जिसका ऑपरेशन बाद में बस फिर विंग ने किया था। उसके बाद भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे, जियांग जेंग और विंग ने भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था। ऐसे ही अब टाइम चल रहा था, लेकिन अब वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो विंग को अंदर कैद नहीं रखेगा। विंग का भी जो नज़रिया है वो ठीक है, विंग ने बहुत मेहनत की है, खुद के दम पर वो डॉक्टर बना है, तो वो जिम्मेदारी विंग के कंधों पर है और वो जिम्मेदारी विंग को निभानी होगी। उसे वांग जी रोक नहीं सकता कि जो वांग जी कहेगा वही विंग करेगा। एंड इसी चीज़ से विंग को वांग जी पसंद भी नहीं है। अगर वांग जी उसे जितना ज़्यादा लॉक करेगा, जितना ज़्यादा उसे कैद कर कर रखेगा, उतना ही विंग वांग जी को नापसंद करेगा। इसलिए वांग जी ने विंग को अपने हॉस्पिटल जाने दिया, बट उसने विंग के आसपास सिक्योरिटी रखी थी और विंग ने भी मना नहीं किया। कुछ दिनों पहले जो कुछ भी हुआ था उसका असर अभी भी विंग पर था, तो विंग ने भी उन लोगों को मना नहीं किया था। आज विंग फाइनली हॉस्पिटल आया था। वो सुबह से ही एक लॉन्ग ऑपरेशन में बिजी था। जब वो आया तो उसे पता चला कि एक इमरजेंसी केस आया है एक्सीडेंट का, एंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। तो इसीलिए विंग जैसे ही यहाँ पर आया था वो वैसे ही ऑपरेशन रूम में चला गया था। एंड वो सुबह 8 बजे यहाँ पर आया था एंड 9 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। तब से सुबह के एक दिन के 2 बज चुके हैं और अब जाकर विंग बाहर निकला है। विंग बहुत बुरी तरीके से थक चुका था, लिटरली 4 से 5 घंटे खड़े रहना और अपना ध्यान एक जगह रखना ये बहुत मुश्किल होता है। विंग को अपना पूरा शरीर नम फील हो रहा था। वो थोड़ी देर के लिए तो उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठ चुका था। उसके नेक में बहुत बुरी तरीके से पेन हो रहा था, उसके जो पैर थे वो भी नम हो चुके थे। उसके बाद विंग खड़ा हुआ, उसने अपने मास्क एंड ग्लव्स को वहीं डस्टबिन में डाला, खुद को सैनिटाइज किया। उसके बाद वो जाकर अपने केबिन में बैठ गया था, क्योंकि अभी उसके 2 घंटे और है शिफ्ट के लिए, उसके बाद उसकी शिफ्ट एंड हो जाएगी। उसने लंच भी नहीं किया था, लेकिन अब उसका मन भी नहीं है, पता नहीं कि उसे नहीं लग रहा कि उसे लंच करना चाहिए। इसीलिए थोड़ी देर आराम कर कर वो पेशेंट्स को देखने चला जाएगा, क्योंकि उसका एक राउंड अभी बाकी है। तो पेशेंट को देख लेगा, उसके बाद वो घर वापस चला जाएगा। यही सोचकर विंग जो है वो अपने ऑफिस में चला गया। उसने अपने कपड़ों को चेंज किया और वहीं चेयर पर बैठकर वो उसकी आँख लग गई। वो तो सो ही रहा था, लेकिन तभी उसके जो ऑफिस है उसका डोर ओपन हुआ बहुत ही शांति से। विंग इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि ऑफिस के रूम में कोई अंदर आ चुका है। लेकिन उस इंसान ने बहुत ही धीरे से डोर को बंद किया और वो धीरे धीरे विंग के पास आ गया और विंग के उस स्लीपिंग फिगर को देखने लगा। विंग के फेस पर को देखकर ही लग रहा था कि विंग कितना ज़्यादा थका हुआ है। ये देखकर उस इंसान के फेस पर जो एक ऐसी स्माइल आ गई जैसे प्राउड वाली, कि वो इस इंसान को कितना प्राउड करता है। वो बहुत ही धीरे से विंग के ईयर के पास गया और उसने कहा, विंग विंग। और विंग जो सोया ही था, उसकी आँख ही लगी थी, लेकिन एग्जॉस्टेशन की वजह से उसकी आँख खुल नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी, वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। हाँ, क्या क्या हुआ, क्या क्या, ये बोलकर वो देखने लगा। लेकिन सामने वाले इंसान को देखकर वो फिर से शॉक हो गया। उसने कहा, लिनवांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं अपने वाइफ को बहुत मिस कर रहा था, तो इसीलिए मैं उससे मिलने आ गया। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम थकते नहीं हो? चीज़ी लाइन्स बोलते बोलते। उस पर वांग जी ने कहा, तुम्हारे साथ तुम मुझे ऑफेंड कर रहे हो। अब ये कोई चीज़ी लाइन्स नहीं है, मैं सच में तुम्हें मिस कर रहा था एंड मुझे पता था कि तुमने अपना लंच नहीं किया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा लंच लेकर आया हूँ। ये बोलकर वो अपने पास से एक टिफ़िन निकालता है, एक बॉक्स निकालता है और उसे वही टेबल पर रख देता है। पर विंग ने जब ये देखा तो उसने कहा, मेरा मन नहीं है, मुझे लंच नहीं करना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम लोगों का ध्यान रखते हो, अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम लोगों का ध्यान क्या रखोगे? तुम चुपचाप अभी लंच करोगे, जाओ और हाथ मुँह धो कर आओ, मैं तब तक इसको खोल रहा हूँ। एंड तुम तो खुश होना चाहिए। जो लेनवांग जी किसी के चम्मच तक उठाकर नहीं देता, मैं तुम्हारे लिए लंच लगा रहा हूँ, तो एहसान मानो, तुम्हारा अल्फा कितना अच्छा है, कितना घरेलू अल्फा मिला है तुम्हें, तो इसीलिए हाथ मुंह धो और वापस आओ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन तो वांग जी ने कहा, ये खाना गर्म है, अगर तुम यहीं खड़े रहोगे तो ठंडा हो जाएगा, और वैसे भी मैं भी तुम जाओ ना,
ये सुनकर विंग के पास अब कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो उसने बस नोट किया और वो हाथ मुँह धोने जा चुका था। जब तक विंग हाथ मुँह धोकर वापस आया तब तक वांग ने सच में खाना लगा दिया था। और पहले तो विंग को ऐसा लग रहा था कि उसे लंच नहीं करना, लेकिन जैसे ही उस स्वादिष्ट खाने की खुशबू उसके नाकों तक पहुंची, उसे अपने आप ही भूख लगने लगी और वो भी बैठना चाहता। वो जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठने वाला था, वांग जी ने कहा, विंग यहाँ ना। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या हुआ? तो वांग जी ने कहा, यहाँ आओ तो सही। इस पर विंग ने कन्फ्यूजन में वांग जी की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ जाने लगा। पर अगले ही पल वांग जी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। विंग का बट सीधा जाकर वांग जी गोद में लैंड हुआ। ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? कोई भी अंदर आ सकता है, ये क्या बदतमीजी है? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, बदतमीजी? मैं किसी दूसरे ओमेगा को या फिर किसी पराये ओमेगा को थोड़ा टच कर रहा हूँ। मैं टच कर रहा हूँ, तुम मेरे लीगल ओमेगा हो, तो चुपचाप बैठो और तुम यहीं पर ही लंच करोगे। वैसे भी आज मैंने तुम्हें पूरा दिन बहुत मिस किया है। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। जैसे ही इंसान उसके सामने बिल्कुल अलग हो जाता है, एक कोल्ड रूथलेस माफिया जिसके सामने लोग थर थर काँपते हैं, विंग के सामने इंसान बिल्कुल किसी बच्चे की तरह हो जाता है। ये देखकर विंग के दिल में बटरफ्लाई उड़ रही थी, उसके स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही थी। उसे अपनी पूरी बॉडी पर गूज़बम्स फील हो रहे थे वांग जी के इतना क्लोज आने पर। और उसे वो कुछ दिनों पहले का वो सीन याद आ रहा था जब वांग जी ने उसके साथ वो सब किया था। ये फील होने के साथ ही विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने एक स्पून लिया एंड वो विंग को अब उसको विंग के मुँह के सामने लेकर आया। देखकर विंग ने कहा, मैं खुद खा सकता हूँ। जैसे वांग ने कहा, पर मैं अपनी वाइफ को खिलाना चाहता हूँ। इस पर विंग और बस नहीं करना चाहता था क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था, तो इसलिए उसने अपना मुंह खोल दिया। विंग ने जैसे पहला बाइट लिया, उसे सच में बहुत अच्छा खाना लगा। बाइट लेते ही विंग ने देखा वांग जी को, कहा, तो क्या तुमने लंच किया? ये सुनकर वांग जी ने नाम में अपना सिर लाया। तभी विंग ने भी एक स्पून उठाया और वो भी वांग जी खिलाने लगा। अब साइलेंस में वो कपल जो लंच था वो स्टार्ट हो चुका था। विंग वांग जी को खिला रहा था एंड वांग जी विंग को खिला रहा था। ऐसे ही साइलेंस में उन दोनों ने अपना डिनर ख़त्म किया। जैसे ही डिनर ख़त्म किया तो वांग जी ने विंग के लिप्स के पास खाना लगा हुआ था, उसको हटाते हुए कहा, वाइफी, वैसे लंच तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब मुझे डेजर्ट भी खाना है। कुछ भी खाने के बाद, किसी मील के बाद डेजर्ट खाना ज़रूरी होता है। ये सुनकर विंग ने अपने आसपास देखा जिसमें वांग जी वो लंच लेकर आया था। लेकिन तुम तो कोई डेजर्ट लेकर ही नहीं आए, तो तुम खाओगे कैसे? ये सुनकर वांग जी ने स्मित करते हुए कहा, मैं लेकर नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डेजर्ट यहीं पर ही है। ये बोलकर वो विंग के चिन को पकड़ता है और एक हाथ से विंग के वेस्ट को और ज़्यादा भींच लेता है। उसके बाद वो विंग के चिन को अपने क्लोज लेकर आता है। उन दोनों के लिप्स थोड़े ही दूर थे। विंग ने जब ये देखा तो उसे अब पता चला था कि वांग जी किसी डेजर्ट की बात कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग जी ने अपने लिप्स को उसके लिप्स से क्रश कर दिया था। वो जो लिप्स किस था वो शुरुआत में सॉफ्ट था, लवली किस था, जैसा कि एक सॉफ्ट सा लविंग किस था। शुरुआत में वो ऐसा ही था एंड विंग भी जैसे ही उनके लिप्स मेट हुए वो भी धीरे धीरे मेल्ट हो चुका था, क्योंकि आजकल उसका जो ओमेगा है वो उसकी बात कभी नहीं मानता। वांग जी की बात, वो वांग जी की अल्फा की बात मानता है। विंग का बॉडी भी वांग जी के अकॉर्डिंग ही चलती है, इसलिए वो भी वांग जी को किस करने लगा था। शुरुआत में वो किस बहुत ही इनोसेंट था, बहुत ही प्यारा सा था, लेकिन धीरे धीरे वो किस पैशनेट हो रहा था। वांग जी का एक हाथ विंग की वेस्ट से होता हुआ अब उसने विंग की शर्ट को ऊपर किया और वो उसका हाथ जो था वो विंग की पीठ पे चला गया, जो कि बेड थी, और उसमें फिराने लगा। ये फिर होने के साथ ही विंग की पूरी बॉडी जो है शिवर कर गई थी, लेकिन वांग जी और ज़्यादा अग्रेसिवली विंग को किस करने लगा। 5 मिनट ब्रेथलेसली लगातार किस करने के बाद अब विंग को ब्रीदिंग में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए उसने अपनी मुट्ठियों से वांग जी के शोल्डर्स पर मारना शुरू कर दिया। और वांग जी को जब ये फील हुआ तो उसने लास्टली विंग के लिप्स पर बाइट किया और उसने उसके लिप्स को छोड़ दिया था, लेकिन वो यही नहीं रुकने वाला था। अब वांग जी का एक हाथ जो था वो विंग के आगे से शर्ट के अंदर चला गया था और उसकी स्किन को सहला रहा था, और वांग जी विंग की नेक पर किस बना रहा था, किस कर रहा था, ओपन माउथ किस कर रहा था, अपने तेज से बाइट कर रहा था। और विंग के लिए बहुत ज़्यादा था, विंग के माउथ से सॉफ्टली मौन निकल रहे थे, वो साय कर रहा था।
वो वांग जी को रोक नहीं रहा था। उसने वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली होल्ड कर रखा था। वांग जी का एक हाथ विंग के बैग को सहला रहा था और दूसरे हाथ से वांग जी विंग के शर्ट्स के 2 बटन को ओपन कर चुका था और अब वो उसके चेस्ट एंड कॉलर बोन के बीच के एरिया को किस कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। उसने तब तक ये सब किया जब तक कि अब उसके पास कोई जगह ही नहीं बची थी और ज़्यादा लव बाइट देने के लिए, और ज़्यादा हिक्की देने के लिए। उसने तब तक ये सब किया। एंड जब उसका यहाँ से मन भर गया क्योंकि अब जगह नहीं बची थी कोई के देने के लिए, तो वो बहुत ही सेंचुअली विंग के ईयर के पास गया और उसने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हें पता है हस्बैंड, ये मेरी लाइफ का सबसे स्वादिष्ट डेजर्ट है और ये मुझे अब हर मील के बाद चाहिए। ये सुनकर विंग के पूरे पिंक हो गए और इस वांग जी यहीं पर ही नहीं रुकना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन तभी डोर पर नॉक हुआ और बाहर से एक आवाज़ आई, बॉस। तभी वांग जी और विंग, मतलब वांग जी होश में ही था, मदोश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ही नहीं है मदोश होना, तो इसीलिए उसने ग्रोन किया। और विंग जैसे ही आवाज़ तो तुरंत खड़ा हो गया और अपने लिप्स को ठीक करने लगा, बालों को ठीक करने लगा जो पूरी तरह से फैल चुके थे, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, और शर्ट को ठीक करने लगा। वांग जी भी खड़ा हो गया, उसने भी अपने बालों को ठीक किया, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था कि उसने भी विंग के साथ कुछ किया है, वो एकदम फाइन लग रहा था। विंग ने तो सब कुछ ठीक कर लिया था, तभी वांग जी ने विंग को फिर से अपनी बाहों में खींचा और ये देखकर विंग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे असिस्टेंट तुम्हें बुला रहा है। इसने वांग जी ने कहा, तुम्हारी शिफ्ट कब तक है। इस पर विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या करना है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो वाइफी। अब 1 घंटे की और है, मुझे बस एक राउंड पर जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। इसमें वांग जी ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगा, 1 घंटे की तो बात है। इस पर विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मेरा इंतजार करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मीटिंग्स नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा काम नहीं है, आज तुम्हें किसी को डराने नहीं जाना, किसी को मारने नहीं जाना, जो तुम यहाँ पर खड़े हुए हो। इसमें वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं अपने हस्बैंड का वेट करना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है, तो हम दोनों यहीं से ही चलेंगे, तो मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट करूँगा, इसीलिए जाओ अपना राउंड लेकर आओ, तब तक मैं यहीं पर बैठकर काम कर लूँगा। वैसे भी मैं अपना काम लैपटॉप से कर सकता हूँ, मुझे कंपनी जाने की ज़रूरत नहीं है छोटे से काम के लिए भी। इसलिए विंग ने कहा, तुम पक्का यहाँ पर इंतज़ार करोगे। फिर वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस पर विंग ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। ये बोलकर विंग अपना कोट लेता है एंड अपने ग्लासेस पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर विंग के फेस पर स्माइल थी। वांग जी ने विंग की उस जाती हुई फिगर को देखते हुए कहा, वाइफी, आज तुम मेरे होने वाले हो, मैंने बहुत वेट किया है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो, नहीं तो तुम मुझे रोकते। तुमने इन दिनों मुझे कभी नहीं रोका एंड तुम मुझे परमिशन दे रहे हो खुद के पास आने की, एंड ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे परमिशन दे रहे हो। ये बोलकर उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक प्योर स्माइल। वहीं विंग तो चला गया था अपना राउंड लेने के लिए, और जैसा कि वांग जी ने कहा था कि वो विंग का वेट करेगा, लिटरली विंग को 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे एंड विंग को चेक करना था, इसीलिए उसे लगा होगा कि वांग जी इतना तो वेट क्यों ही करेगा, वो चला ही गया होगा। उसे बुरा तो लग रहा था कि काश वांग जी यहाँ पर रुकता। वो यही सोचता हुआ कि अपने केबिन के अंदर आ रहा था, वो अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल करता हुआ आ रहा था क्योंकि उसे पक्का यकीन हो चुका था कि वांग जी इतने देर नहीं रुकेगा क्योंकि उसे बहुत टाइम लग चुका था। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस के बाहर आया तो उसने देखा कि वांग जी के जो बॉडीगार्ड्स थे वो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए थे, और ये देखकर विंग को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद उसने जैसे अपने केबिन का डोर ओपन किया तो सच में वांग जी वहीं विंग की चेयर पर बैठकर ही अपना काम कर रहा था। जैसे ही डोर ओपन हुआ तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम आ गए, तुमने कहा था कि 1 घंटा ही लगेगा, तुमने कितना टाइम ज़्यादा ले लिया। ये उसने अपनी वॉच देखते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं लगा था कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे लगा था कि तुम जा चुकी होगी। विंग ने कहा, मैं क्यों जाऊँगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा वेट करने वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। वैसे तुम्हें क्या लगा मैं चला जाऊँगा। हाँ, मुझे लगा था कि तुम चले जाओगे। विंग ने कहा, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये बोलकर वो खड़ा हुआ, उसने अपने लैपटॉप को बंद किया, उसने अपने पास से एक बैग निकाला जो कि वहीं पड़ा हुआ था। उसने विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाकर चेंज कर कर आओ। इस पर विंग ने कहा, चेंज क्यों, कहाँ जाना है हमें। इस पर वांग जी ने कहा, ओफो, तुम कितने सवाल पूछते हो, मैंने कहा ना कि जगह चेंज करके आओ, तुम मेरी बात एक बार में क्यों नहीं मान सकते। इस पर विंग के फेस पर एक मतलब पाउट आ गया, लेकिन वो इतना इतना क्लियर नहीं था कि वांग जी को साफ साफ देख सके, लेकिन वांग जी ने नोटिस कर लिया था।
लेकिन वो अभी विंग को टेज कर लेट नहीं होना चाहता था। विंग ने उन कपड़ों को लिया और वो जाकर अपने ऑफिस के अंदर ही जो बाथरूम था उसके अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो वो खुद को देख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग ने जो ड्रेस उसके लिए चूज़ की थी वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही थी। और ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुमने ये ड्रेस कब खरीदी? इस पर वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए खरीदी है आते वक्त। वैसे चलो तुम तैयार हो गए, तुम्हें कोई सामान लेना हो तो तुम बता दो, मैं असिस्टेंट से बोलकर घर भिजवा दूंगा। इस पर विंग ने अपना जो कुछ भी सामान बचा हुआ था उसको पैक किया एंड वांग जी के असिस्टेंट को दे दिया था। उसके बाद वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से हॉस्पिटल के बाहर ले गया, जहाँ पर कार ऑलरेडी ही वेट कर रही थी। जब वो दोनों वहाँ गए तो वांग जी ने पहले विंग के लिए डोर ओपन किया और ये विंग के लिए थोड़ा सा एम्बेरसिंग भी था, क्योंकि सभी लोग उन्हें देख रहे थे। लेकिन विंग फिर अंदर जाकर बैठ गया और वांग जी भी जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। विंग को तो लगा था कि ड्राइवर उन्हें लेकर जाएगा, ये भी लेकर जाएगा, तो लेकिन ड्राइवर नहीं था। विंग को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वांग जी ड्राइव करने लगता है। विंग मुझे पूछ रहा था, बताओ तो सही हम कहाँ जाने वाले हैं, तुम बता तो सकते हो? इस पर वांग जी ने कहा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और मैं तुम्हें श्योर करता हूँ कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम थके हुए होंगे, लेकिन चिंता मत करो, एक बार तुम जब उस जगह को देखोगे तो तुम्हारी थकान पूरी तरह से मिट जाएगी। ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा और कहा, वैसे अभी रास्ता लंबा है तो तुम चाहो तो तुम छोटी सी नैप ले सकते हो। इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे कहीं खाई से तो नहीं धकेलने वाले? इस पर वांग जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर इतना शक है? इस पर विंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम माफिया, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बोलकर वो गाड़ी उसी सीट पर लीन हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड थका होने की वजह से कब सो जाता है उसे रियलाइज नहीं होता। नेक्स्ट टाइम विंग की जब आँख खुलती है तो उसे वांग जी उठा रहा था। वांग जी ने कहा, वाइफी अब तो उठ जाओ, कब तो सोने वाले हो, हम पहुंच गए। ये सुनकर विंग धीरे धीरे उठा। जब उसने बाहर देखा तो उसने देखा बाहर अंधेरा हो चुका था। ये देखकर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अंधेरा हो चुका है, कब मैं कब से सो रहा हूँ और हम कहाँ हैं? ये बोलकर वांग जी पहले उतरा, फिर उसने विंग की तरफ जाकर डोर ओपन किया और अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाया। उसके बाद विंग ने भी अपने हाथ को वांग जी के हाथ में रखा और वो भी बाहर आ चुका था। विंग जब बाहर आया तो उसने चारों तरफ देखा तो उसे ये जो जगह थी वो बिल्कुल किसी पहाड़ी की तरह लगी, जैसे वो पहाड़ी पर ही हो। और ये देखकर विंग ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्या सच में मुझे यहाँ पर धक्का देने के लिए लेकर आए हो? इस पर वांग जी ने चकल किया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये बोलकर वो विंग के हाथ को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद ये विंग को लाइट्स दिखाई दे रही थी, ब्यूटीफुल लाइट्स, जैसे कि उस लाइट ने उसको सजाया गया हो रास्ते को। जैसे जैसे वो जा रहे थे विंग की आंखें बड़ी हो रही थी, क्योंकि वो जगह सच में वांग जैसे कहा था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड फाइनली वो लोग उस चोटी पर खड़े हुए थे, जहाँ से बहुत ही ठंडी हवा जैसे विंग को छूकर गुजर रही थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही वहाँ पर लाइटिंग भी हो रखी थी और वहाँ से जो है वो तारे भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल किसी नेचर का व्यू था। ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, अब तो बताओ कि हम हैं कहाँ, और यहाँ पर ये कॉटेज, ये लाइटनिंग, ये सब कैसे? इस पर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी स्पेशल जगह है, जहाँ पर सिर्फ मैं ही आया करता था। ये जगह, इस जगह के बारे में शिजन को भी नहीं पता है। ये जगह के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है या फिर मुझे पता है, और कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता है। ये जगह रिलैक्सिंग के लिए ठीक है, इसीलिए मैंने कई साल पहले ली थी, जब मैंने शुरू में माफिया बिजनेस को ज्वाइन किया था मेरे डैड के जाने के बाद। तो तब सच में बहुत मुश्किल था वो सब करना। तो जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस होता था या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता था कि मैं बस कहीं चला जाऊँ, कुछ दिनों के लिए छुप जाऊँ, तो मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आ जाया करता था। यहाँ का व्यू जितना ब्यूटीफुल अभी दिख रहा है उतना ही ब्यूटीफुल दिन में भी दिखता है। इन दिन में तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। यहाँ से एक झरना दिखता है एंड उसके पास ही बहुत ब्यूटीफुल एक व्यू है। हम अभी रात है तो दिखेगा नहीं, फिर मैं तुम्हें कभी लेकर आऊँगा। अभी तो तुम्हें भूख लग रही होगी तो चलो डिनर करते हैं। इसमें विंग ने कहा, तुमने यहाँ पर डिनर का भी अरेंजमेंट किया है? फिर वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपने हस्बैंड को भूखा थोड़ी रखने वाला था। ये बोलकर विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे उसी कॉटेज के सामने लेकर जाता है, जहाँ पर कॉटेज तो था ही अलग से, लेकिन उस कॉटेज के आगे भी एक ब्यूटीफुल, उन लोगों ने जैसे गार्डन में ही एक छोटा सा वो बना रखा था, टेंट लगा रखा था। पर वो टेंट रियल टेंट की तरह नहीं था,
वांग जी ने मतलब पर्दों की तरह लगा रखा था, वाइट पर्दे लगा रखे थे, उसके ऊपर चारों तरफ लाइटनिंग थी। उन्हीं पर्दों में एक मेट्रेस रखा हुआ था और बहुत सारे कुशन्स रखे हुए थे, और वो जगह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी क्योंकि उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उस डेकोरेशन की गई थी लाइटनिंग से और जो फूल होते हैं उनसे, इसलिए वो जगह सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और विंग तो अपनी आंखों खोल कर देख रहा था। उन लोगों के ऊपर भी लाइटें लगी हुई थी, बिल्कुल किसी क्रॉस की लाइन में, और वो चमक रही थी, तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो व्यू। वांग जी विंग को लेकर गए जहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी सेट था, उस पर कैंडल्स जली हुई थी एंड वहाँ पर मतलब वो बॉल्स रखे हुए थे। वांग जी ने पहले विंग के लिए चेयर पुल की और ये देख कर विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसके बाद उसने वो जाकर बैठ गया, फिर वांग जी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करने लगे, और जितनी भी चीज़ें थी वो सच में विंग की सारी फेवरेट थी। ये देखकर विंग ने वांग जी की तरफ कन्फ्यूजन में देखा और कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? इस पर वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ दिनों से प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने चेंग से पूछा था कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, इसीलिए सारी तैयारियाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही है। एंड आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ये नहीं किया, ये मेरे लिए भी पहली बार ही है। तो अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बता देना, मैं अभी चेंज करवा दूंगा। ये सुनकर विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी एंड ये स्माइल जेन्युइन थी। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है एंड थैंक यू। मेरे लिए भी आज से पहले कभी किसी ने ये सब नहीं किया, एंड सच कहूँ तो मैंने कभी करने ही नहीं दिया। ये इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुमसे एक सवाल पूछूं? इस पर विंग ने कहा, पूछो। मतलब बुरा मत मानना, माफिया से नफरत समझ में आती है क्योंकि सबको माफिया पसंद नहीं आते, लेकिन तुम अल्फाओं को क्यों पसंद नहीं करते? तुम अल्फाओं से इतनी नफरत क्यों करते हो? इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भर भी दिया जाए तो उनके निशान रह जाते हैं, जो ज़िंदगी भर आपको याद दिलाते हैं कि आपने क्या खोया है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मुझे अल्फाओं से नफरत थी तब तक कि तुम मेरी लाइफ में नहीं आ गई। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। सच में वांग जी विंग के साथ जेंटल होता है। वांग जी विंग ने जितने ही अल्फाओं को देखा है वो सब कंट्रोलिंग होते हैं। उसकी जो फैमिली थी, विंग ने अपने पेरेंट्स को तो कभी देखा नहीं, लेकिन जब से वो यहाँ पर आया था, जियांग फैमिली में आया था, तो तब से उसने देखा था जियांग मैन जो थे वो थोड़े से कंट्रोलिंग थे। वो भी मैडम यू पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। वैसे तो मैडम यू खुद एक ऐसी लेडी थी जो किसी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी फेंग मैन को जब मौका मिलता था वो जो है वो मैडम यू को कंट्रोल रखना चाहते थे कि वो एक ओमेगा है तो उन्हें उन्हीं के हाथ में रहना चाहिए। एंड उसके साथ और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो उसे अल्फाओं से जैसे नफरत होने लगी है कि उसे अपने आप में कोई अल्फा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसे कंट्रोल करे। एंड जब वांग जी ने उसे कंट्रोल किया तो इसीलिए उसे वांग जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, और उस गुस्से की वजह से गुस्सा वांग जी ने सहा था, लेकिन उसके बाद से वांग जी ने विंग को कंट्रोल करना छोड़ दिया था। उसने विंग को कह दिया था कि जो विंग करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर विंग को कोई मना नहीं करेगा, विंग जो चाहे वो कर सकता है। यही चीज़ विंग की वांग जी को पसंद आई थी। उसके बाद वांग जी ने कहा, ठीक है, जब जब तुम बताना चाहोगे तब तुम बता सकते हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, वैसे भी हम डिनर करते हैं, फूड ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो लोग फिर से साइलेंस में डिनर करने लगते हैं, और अब की बार डिनर करने के बाद रियल डेजर्ट था। उन लोगों ने एक केक, वांग ने शायद केक ऑर्डर किया था, वो केक था वहाँ पर। उसके बाद उन लोगों ने उन डेजर्ट डिनर किया, उसके बाद अपना मील लिया, डेजर्ट खाया। उसके बाद वो दोनों डिनर करके फिनिश हो चुके थे। अब उसके बाद वो लोग उठे एंड वो लोग वहाँ पर चले गए जहाँ पर वो ब्यूटीफुल सा टेंट लगा हुआ था, वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा वहाँ पर बनाया हुआ था। वहाँ पर मैट्रेस लगा हुआ था, ब्लैंकेट रखे हुए थे, बहुत सारे कुशन्स थे, इसलिए वांग जी और विंग वहाँ पर अंदर जा चुके थे। थोड़ी देर तक तो वो बैठे थे एंड आसपास के व्यू को एंजॉय कर रहे थे। विंग भी वही विंग के जो हाथ में था वो कुशन को लेकर वो वांग से बातें कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसके बारे में बता रहा था, उसकी जर्नी के बारे में बता रहा था। और वांग जी भी विंग के साथ अपना बहुत कुछ शेयर कर रहा था, बचपन से उसको कैसे रखा गया है, उसको कैसे माफिया बनने की ट्रेनिंग दी गई है एंड कैसे सब कुछ हुआ है। तो वो भी इसी चीज़
एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बातें करते करते कब दोनों क्लोज आ गए दोनों को ही रियलाइज़ नहीं हुआ। एंड अब दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही धीमी धीमी हवाएं बह रही थी और वांग इस लाइटनिंग में ऊपर से चांद की रोशनी हो रही थी। विंग का जो फेस है उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी जो बातें कर रहा था वो बातें करते करते रुक गया जब उसने विंग के फेस को देखा। एक पल के लिए वो उस ब्यूटी से मिसमराइज हो चुका था। वांग जी ने अपने हाथ को विंग के चीक्स पर रखा और कहा, क्या तुम्हें कभी किसी ने ये कहा है कि तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो माय ओमेगा? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और अब उसके फेस पर भी नर्वसनेस थी, एक शाइनेस थी। वांग जी विंग की तरफ झुकने लगा और विंग नीचे झुकने लगा। फाइनली विंग वहीं पर ही अब लेट चुका था। वांग जी विंग के ऊपर आ चुका था। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम जब मुझे रोकना चाहो, जहाँ मुझे रोकना चाहो वहाँ रोक सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ चाहोगे कि मैं रुक जाऊँ मैं वहीं रुक जाऊँगा। ये बोलकर उसने विंग की आंखों में देखा एंड विंग वांग जी की आंखों में डिवोशन, ट्रस्ट, लव देख पा रहा था। और ये बात वांग जी ने विंग से कई बार कही है कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन विंग ने पहले इस बात पर भरोसा नहीं किया तब तक जब तक कि वांग जी ने विंग के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल दी थी। विंग को लगा था कि वांग जी एक माफिया है तो वो क्यों ही विंग से प्यार करेगा और उसने बस कुछ मतलब के लिए विंग से शादी की होगी। लेकिन उस दिन जब वांग जी ने अपनी जान विंग के लिए खतरे में डाली तो विंग का नज़रिया वांग जी को लेकर बदल चुका था, वो चेंज हो रहा था और कहीं ना कहीं उसको वांग जी को लेकर फीलिंग्स थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। वो एक ओमेगा है और उसकी अपनी नीड्स होती है, लेकिन विंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस हद तक बढ़ेगा, क्योंकि उसने शुरू से सोच लिया था कि उसे अब कोई अल्फा चाहिए ही नहीं, इसलिए वो अपने हीट को रोकने के लिए भी सप्लीमेंट्स लेता है। और अब जब वांग जी उसके क्लोज आ रहा था तो उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे नर्वसनेस भी फील हो रहा था, उसे एक्साइटेड भी फील हो रहा था। वांग जी का हर किस जैसे एक प्रॉमिस था, जैसे वो विंग से प्रॉमिस कर रहा हो कि वो हमेशा विंग का ख्याल रखेगा। वांग जी का हर टच विंग को स्पेशल फील करवा रहा था, चेरिश फील करवा रहा था। वांग जी विंग को बस टच नहीं कर रहा था बल्कि वो उसको वर्शिप कर रहा था। वो विंग को बिल्कुल ही फील नहीं होने दे रहा था कि वांग जी बस उसकी बॉडी के लिए उसे टच कर रहा है। वांग जी विंग की सोल को अपना बना रहा था, विंग को अपना बना रहा था। उस रात फाइनली विंग वांग जी का हो चुका था। हर किस, हर विस्पर उन दोनों का था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। वांग जी ने कहा तो था कि विंग उसे जब चाहे तब रोक सकता है, लेकिन विंग ने वांग जी को नहीं रोका। एंड फाइनली वांग जी विंग को मार्क कर चुका था एज अ हिज ओमेगा एंड उसने फुल परमिशन दी थी विंग को खुद को मार्क करने की। और ये चीज़ विंग के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि नॉर्मली एक अल्फ़ा होता है वो कितने भी ओमेगा रख सकता है, तो वो सिर्फ अल्फ़ाओं को ही मार्क करने की इजाज़त होती है। ओमेगाज बहुत कम होते हैं जो अल्फ़ा अपने ओमेगा से सच में प्यार करता है, जो उससे सच्चा प्यार करता है वो तो इजाज़त देता है अपने ओमेगा को खुद को मार्क करने की। लेकिन सभी लोगों के पास ये नहीं होता, क्योंकि एक जो अगर एक ओमेगा ने उस अल्फ़ा को मार्क कर दिया तो वो अल्फ़ा बस उसी का होकर रहेगा, वो किसी और का फिर हो ही नहीं सकता था, नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत रेयरली कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा से खुद को मार्क करवाता है, लेकिन वांग जी ने विंग से खुद को मार्क करवाया था। उस रात उन दोनों की सिर्फ बॉडीज नहीं बल्कि सोल भी एक हो चुकी थी। एंड अब जो भी उनकी लाइफ में आएगा वो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। वो रात उन दोनों की थी और वो रात उन दोनों के ही प्यार में वहीं पर ही बीती थी। तो हे एवरीवन, ये पार्ट आज यहीं पर एंड होता है। कल इसका मैं लास्ट पार्ट लेकर आऊँगी, क्योंकि अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा है। तो कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल हमें पता चलेगा कि विंग आखिर अल्फ़ाओं से इतनी नफरत क्यों करता है एंड वो उन वेन से डरा क्यों था। वेन रूहान को देखकर उससे वो इतनी बुरी तरीके से क्यों डर गया था। जो विंग किसी भी लड़ सकता है वो उस दिन उस वेन रूहान को देखकर डर क्यों गया था। तो ये सब हम जानेंगे कल के पार्ट में। कल का पार्ट लास्ट होने वाला है एंड कल के पार्ट में अगर आपको वांगजिन विंग के बेबीज़ को देखना है तो बता देना, मैं आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग पार्ट लेकर आऊँगी जिसमें हम विंग की प्रेगनेंसी और बेबीज़ को भी देख लेंगे। तो अगर आपको देखना हो तो कमेंट में ज़रूर करना। अगर आपके कमेंट्स आएंगे 3 या 5 कमेंट की आपको बेबीज़ भी देखने हैं तभी मैं थोड़ा लॉन्ग पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यही देखना है कि विंग के नफरत की वजह जानना है और मोमेंट्स देखने हैं तो मैं वो लेकर आ जाऊँगी। तो आपको आई होप कि आपको ये 5 पसंद आया होगा एंड
अब प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।